देखो सुनो, कल कहाँ तक की बात की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, बंगाल विभाजन हो गया और कांग्रेस का भी विभाजन हो गया। अब देखो, ये जो कांग्रेस है वो 3 चरणों में काम करेगी। उदारवादी युग, इसके प्रमुख नेता कौन कौन होंगे? डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सी आर दास और रास बिहारी। ये जो स्वराज शब्द है, इसकी सबसे पहले मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई है? स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई है? कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की है? दादा भाई नौरोजी। अगर पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये तो प्रथम अध्यक्ष हैं। ये कौन है प्रथम? पारसी। पारसी है? पारसी है, ईसाई हैं? हाँ, प्रथम पारसी अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज बताइए। जॉर्ज यूले। दूसरा अंग्रेज कौन था? विलियम बेडनवर्थ। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता। अध्यक्षता किसने की है? बिशन नारायण धर। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन, हाँ, 1896 में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला सयानी। ये रास बिहारी बोस हैं, रास बिहारी घोष। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हाँ, कांग्रेस का जिस समय विभाजन हुआ है उस समय अध्यक्षता किसने की है? कब की है? कहाँ के अधिवेशन की है? सूरत अधिवेशन की। सूरत अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ? सूरत अधिवेशन की विशेषता क्या है? कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस 2 भागों में टूटेगी, गरम दल और नरम दल। अब देखो, कहानी जो शुरू होती है उस कहानी में क्या है कि जो उदारवादी हैं ये अनुनय विनय की प्रवृत्ति पर आज़ादी मांग रहे हैं। अब अनुनय विनय करने से आज़ादी नहीं मिली, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज़ादी के लिए अपनी डिमांड रखने के लिए एक बड़े पैमाने पर लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। अब कांग्रेस के जो लोग थे ये बड़े पैमाने पर भारत के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। कहीं आप आंदोलन कर रहे हैं, 2 आदमी जाके बैठ जाओ, कहीं 2 लाख बैठ जाओ, तो इम्पैक्ट 2 लाख वाले का पड़ेगा। 2 आदमियों को उनकी डिमांड कोई नहीं मानने वाला। कारण यही होगा कि ये जो उदारवादी लोग हैं, नरम दल के लोग हैं, ये लोग पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हाथ पैर जोड़कर अनुनय विनय से अपनी डिमांड रखते हैं और अनुनय विनय की प्रवृत्ति को अंग्रेज मानने वाले नहीं हैं। होगा क्या? जो दूसरा फेज आएगा, इस फेज में आएंगे गरम दल के लोग। और ये गरम दल के लोग कौन लोग होंगे? मारपीट करने वाले, हड़ताल करने वाले। हड़ताल के माध्यम से पत्रिकाएं भी लिखेंगे, ये हड़ताल भी करेंगे और जगह जगह धरना प्रदर्शन भी करेंगे, मार तोड़ भी करेंगे। लेकिन जो नरमपंथी लोग थे, उदारवादी लोग थे, ये लोग जनता को इकट्ठा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनका रवैया लोगों ने देखा कि जिस तरह आज़ादी चाह रहे हैं उस तरीके से आज़ादी मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात, ये सब शहरों के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, निचले स्तर के लोगों को ये नरम दल के लोग हैं ये नहीं जोड़ पाएंगे। फिर ये जो जनता है वो भरोसा करेगी, ये जो गरम दल के लोग हैं इनके साथ लगने की कोशिश करेगी। अब यहाँ भी जो मास मूवमेंट है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये रहेगा, ये जो गरम दल के लोग हैं बात बात पे गाली फकरी से बात करते हैं, धमकियाँ देते हैं, हड़तालें करते हैं, आंदोलन करते हैं
और ऐसी स्थिति में ये जो आंदोलन करेंगे, हड़तालें करेंगे, धमकियां देंगे, मारपीट करेंगे, तो इनके साथ भी लोग नहीं लग पाएंगे। क्यों नहीं लगेंगे? जैसे मान लो तुम्हारे गांव में कथा हो रही है, देवी का जागरण हो रहा है, उस जागरण में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो बड़े सज संवल के जाती हैं कथा सुनने के लिए। आधा घंटा उन्हें तैयार होने के लिए चाहिए, भले ही आधे घंटे की कथा हो, चाहिए। अब ये महिलाएं और लड़कियां जो कथा सुनने जा रही हैं, जागरण देखने जा रही हैं, उन्हें पता लग जाए कि आज लठ चलेगा जागरण में, एक भी नहीं जाएगी। अब जो बुजुर्ग हैं वो भी नहीं जाएंगे भाई साहब, वो क्या मरने को जाएं? भाई जिंदा तो उन्हें भी रहना है। अब उन्हें पता लगी कि वहाँ लठ चलने वाला है, तो इसमें महिलाएं नहीं जाएंगी, बच्चे भी नहीं जाएंगे, बुजुर्ग भी इनके साथ नहीं लगेंगे। ये सेकंड फेज है, ये लगभग फ्लॉप हो जाएगा। अब तीसरे प्रकार के लोग वो आएंगे, कट्टा बंदूक वाले क्रांतिकारी लोग, जैसे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ये लोग जो आए, ये कट्टा बंदूक तमंचे वाले लोग हैं। काकोरी कांड कर दिया, लाहौर कांड कर दिया। अब ये लोग ऐसे हैं कि ये जो अंग्रेज हैं, इनका कहना है कि इन बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। दिल्ली में मीटिंग हो रही है, वो बम फेंक जाएंगे। अंग्रेज निकला हुआ जा रहा है, उनके ऊपर बम डाल देंगे। वो ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं इन बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब भाई साहब ये धमाके वाले हैं, उनके साथ भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और विशेषकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग, जो युवा हैं वो साथ लगेंगे। लेकिन यहाँ एक मेजॉरिटी चाहिए, ज़्यादा संख्या में लोग चाहिए। तो इन ज़्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति आएगा, वो कौन होगा? गांधी, अहिंसावादी। और ये अहिंसावादी इसने कॉन्सेप्ट दे दिया, यही कारण हुआ कि लोग इनके साथ लगे। इनके आंदोलन होंगे, उनमें महिलाएं जाएंगी, बच्चे जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे। अब ये पीछे वाले फेस के रह गए, इनमें कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि महिलाओं को भैया लाठी नहीं खानी, बुजुर्गों को मरना नहीं, बच्चे हैं वो डर की वजह से नहीं जाएंगे। तो दुनिया अब किसके साथ लगेगी? गांधी पे भरोसा करेगी। बात समझ में आई? ये मास मूवमेंट को एकजुट करने में कौन सफल होता है? गांधी। ये क्रांतिकारी लोग थे, हमारी नज़रों में क्रांतिकारी हैं, अंग्रेज़ों की नज़रों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद कौन है? राजद्रोही, देशद्रोही लोग हैं। हम उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, वो लोग उन्हें देशद्रोही कहते थे, और उन पर मुकदमा चला, फांसियाँ दे दी गई। अब देखो, जो सेकंड फेज आया, इनमें मैं तिलक की बात करूं। तिलक कांग्रेस के नेताओं में वरिष्ठ सदस्य हैं, हर मामले में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। 2 बार इनामित हुए हैं, एक भी बार कांग्रेस के अध्यक्ष ये नहीं बन पाएंगे। अब देखो, ये जो तिलक है ना, इनसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन पे आप ध्यान देना। पहली बात, अगर मैं बात करूँ तिलक जी के गुरु, गुरु कौन है? दादा भाई नौरोजी, DBN। अगर आपसे बाल गंगाधर तिलक के गुरु का नाम पूछा जाए तो गुरु कौन है? दादा भाई नौरोजी। एक क्वेश्चन जल्दी में पूछा गया है, महाराष्ट्र का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र का बेताज बादशाह कौन है? इन्हें महाराष्ट्र का बेताज बादशाह कहा जाता है। महाराष्ट्र का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? इन्होंने कुछ किताबें लिखी, कौन कौन सी? कुछ पत्रिकाएं लिखी, एक तो केसरी पत्रिका और एक मराठा पत्रिका। अगर इनकी पत्रिकाओं की बात करें तो पत्रिकाएं केसरी
और दूसरी पत्रिका मराठा। ये मराठा पत्रिका अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में लिखी गई, और केसरी पत्रिका मराठी में लिखी गई। केसरी पत्रिका मराठी में और मराठा पत्रिका, ये दोनों पत्रिकाएं हैं, इनमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? शिवाजी और किसका? आशफ खां का। इन दोनों पत्रिकाओं में आशफ खां और शिवाजी का वर्णन किया है, शिवाजी का वर्णन किया है। अच्छा, इन्होंने अब ये जो पत्रिकाएं लिखी ना, इन पत्रिकाओं के विरोध में इनके लिए अरेस्ट किया जाता है और इन्हें 18 माह की जेल होगी, और एक बुक ये जेल के अंदर लिखेंगे। अगर बुक पूछी जाए, बीजी तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की बुक कौन सी है? गीता रहस्य। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना इसका। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कैसे लोग हैं? गरम दल के। और नरम दल वालों को इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन सी बातें कही हैं, वो बातें आप ध्यान रखना। एक तो इन्होंने कही कि ये जो कांग्रेस के नरम दल के लोग हैं, ये साल में एक बार अधिवेशन करते हैं, पूरी साल कुछ नहीं करते, तो एक बार टर करने से आज़ादी नहीं आती। किसने कहा? लिख लो इनका कथन। बीजी तिलक। एक बार वर्ष में एक बार टर करने से आज़ादी नहीं आती, आज़ादी नहीं आती। इनका कहना यह है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप साल में 2 या 3 दिन अधिवेशन कर लो, इससे आज़ादी मिलने वाली नहीं है। जैसे कोई भर्ती आ जाए और तुम एक दिन पढ़ के जाओ, नौकरी ले लोगे? नहीं ले पाओगे। वही ये समझा रहे हैं कि वर्ष में एक बार टर करने से आज़ादी मिलने वाली नहीं है। किसने कहा? बीजी तिलक। एक बात इन्होंने और कही थी, इन्होंने कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। ये भी कथन किसका है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। ये भी कथन किसका है? अब देखो, गरम दल के लोग हैं तो इन्होंने कुछ स्थापना भी की होगी, कोई संस्थाएं भी बनाई होंगी, और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 2 संस्थाएं बनाई थी। कौन कौन सी संस्थाएं बनाई थी? हाँ, एक तो अखाड़ा क्लब और दूसरा लाठी क्लब। तो अखाड़ा क्लब और लाठी क्लब की स्थापना किसने की है? महाराष्ट्र के अंदर लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब की स्थापना करने वाले कौन है? बीजी तिलक। एक बार फिर सुन लो, अगर तिलक जी के गुरु पूछे जाएं, दादा भाई नौरोजी, महाराष्ट्र का बेस्ताज बादशाह किसको कहा जाता है? केसरी और मराठा पत्रिका किसने निकाली? किसकी पत्रिकाएं हैं? बीजी तिलक की। ये किससे संबंधित हैं? आशफ खां और शिवाजी का वर्णन है। मराठा पत्रिका किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। केसरी पत्रिका किस भाषा में है? मराठी भाषा में है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे। वर्ष में एक बार टर करने से आज़ादी नहीं मिलती, बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब की स्थापना
अब ये लाठी क्लब अखाड़ा क्लब जब चलेंगे तो इनके साथ ना तो महिलाएं जुड़ेंगी ना बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि इन्हें तो क्या चाहिए, शांति। इन्हें गरम दल के बिल्कुल नहीं चाहिए, इन्हें तो ऐसा चाहिए जो इनकी सुनता रहे। अगर लौट के इनसे कुछ कह दिया तो ये नाराज। महिलाओं की स्थिति देखी होगी, जो वो कहें उनसे लौट के कुछ मत कहो, तब तो सही है। इसके बाद देखो और इन्होंने भाई साहब ने क्या क्या काम किया है। हाँ, और कुछ किया है। दो बातें और ध्यान रखनी है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 2 उत्सव शुरू किए थे। कब कब किए हैं? 1893 और दूसरे 1895। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1893 में कौन सा उत्सव शुरू किया था? गणपत उत्सव। गणपत उत्सव को शुरू करने वाले कौन हैं? बीजी तिलक। गणपत उत्सव। और दूसरा कौन सा? शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव। इनकी शुरुआत किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बीजी तिलक ने। जिसमें इंपोर्टेंट जो पूछा गया है, गणपत उत्सव की शुरुआत कब हुई? 1893 में। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। किसने की? तिलक ने। अरे बात क्लियर हो गई? अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया, असहयोग आंदोलन कब चला है? असहयोग आंदोलन कब चला है? 1 अगस्त 1920। इंपॉर्टेंट डेट है। अब असहयोग आंदोलन वास्तविक रूप से 1 अगस्त को शुरू नहीं हुआ, 2 अगस्त को शुरू होता है। और 1 अगस्त को शुरू ना होने का कारण क्या है कि 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई है। ठीक है, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना है। इस असहयोग आंदोलन के समय मृत्यु किसकी हो गई? और यही कारण है कि असहयोग आंदोलन वास्तविक रूप से एक की जगह कब शुरू होगा? 2 अगस्त को शुरू होगा। लाला लाजपत राय को देख लो। लाला लाजपत राय, इनके बारे में कौन से फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं? एक तो इन भाई साहब का कथन, मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। किसका कथन है? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। ताबूत की कील साबित होगी। ये बात इन्होंने क्यों कही है? क्या कारण है? देखो, ये 1927 में एक कमीशन आया। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? गरम दल के लोग हैं, विरोध करेंगे, हड़तालें करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। तो लाहौर के अंदर भाई साहब विरोध कर रहे थे। किसका? साइमन कमीशन का। काले झंडे दिखा रहे थे। तो लाहौर का जो अधिकारी था, पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने क्या कर दिया? लाठीचार्ज करवा दिया। और लाठीचार्ज में इनकी पिटाई ज़्यादा हो गई और 6 महीने बाद मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का बदला भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने सैंडर्स की हत्या करके बदला लिया था। उसी के संबंध में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियों की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। इन्हें उपनाम क्या है? किस नाम से जानते हैं? उपाधि क्या है इनकी?
पंजाब का शेर। इनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी किसका नाम है? लाला लाजपत राय का। या पंजाब का शेर, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? देखो केसरी पर्यायवाची है किसका? शेर का पर्यायवाची है। या तो पंजाब केसरी लिख दो या पंजाब का शेर लिख दो। तो पंजाब का शेर किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। इन्होंने एक बुक लिखी अनहैप्पी इंडिया, पूछी हुई किताब है, ध्यान रखना। अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब का नाम है? लाला लाजपत राय की बुक है। गीता रहस्य किसकी बुक बताई थी? बीजी तिलक की। केसरी पत्रिका बीजी तिलक, मराठा पत्रिका बीजी तिलक, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। एक व्यक्ति और देखना है, अरविंद घोष। अरविंद घोष, ये जो अरविंद घोष हैं ये भी कैसे हैं? गरम दल के हैं। लेकिन बाद में इन्होंने योग विद्या शुरू कर दी, योग करना शुरू कर दिया, ये लड़ाई झगड़े सब छोड़ दिए और अपना एक आश्रम खोल लिया। कहाँ? पांडिचेरी के अंदर। इसे आप जो बीए वगैरह के पेपर देने जाते होगे ना, उसमें अरविंद घोष का नाम आता है। योग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो यही अरविंद घोष हैं। पतंजलि से भी आते हैं, योग से भी आते हैं, और योग के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से संबंधित है। अब इन्होंने क्या क्या किया, इनकी बुक देखो, कौन कौन सी किताबें लिखी? सावित्री, दूसरी लाइफ डिवाइन, कर्मयोगी। ये किताबें किसकी हैं? कर्मयोगी। लाइफ डिवाइन, सावित्री, कर्मयोगी किसकी किताबें हैं? अरविंद घोष की। एक किताब और लिख लो, वंदे मातरम, इंपॉर्टेंट बुक है वंदे मातरम। वंदे मातरम किताब किसकी है? अरविंद घोष की। एक हमारा राष्ट्रीय गीत भी है वंदे मातरम, उसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से। राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। राष्ट्रगान कहाँ से? गीतांजलि से। और राष्ट्रगीत कहाँ से? आनंद मठ से। राष्ट्रगान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। दोनों कहाँ कहाँ सबसे पहले कौन कौन से अधिवेशन में गाए गए? कलकत्ता अधिवेशन में ही है दोनों, एक 1896 और दूसरा 1911। हाँ, इन्होंने अपना आश्रम कहाँ बनाया? पांडिचेरी के कौन से गांव में? पांडिचेरी के औरी बिलो। स्थापित किया। आश्रम कहाँ बना लिया? पांडिचेरी। ये क्वेश्चन आपके ना, ये बीए वगैरह उनके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि इनका आश्रम कहाँ था। तो पांडिचेरी ध्यान रखना है, और विलो याद रह जाए, ठीक है? नहीं, केवल पांडिचेरी आया हुआ है ऑप्शन में। लिख लिया? नहीं, साफ कर लूं? देखो अच्छे, एक आता है अधिनियम, आता है मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम
कब आया है? 1909 में। ये मार्ले कौन है? भारत सचिव है। और मिल्टो कौन है? गवर्नर जनरल है, वायसराय है। वायसराय, गवर्नर जनरल या वायसराय। और ये जो अधिनियम आया, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार आरक्षण दिया गया है। भारत में पहली बार आरक्षण कब दिया गया? भारत में पहली बार आरक्षण कब दिया गया है? 1909 में। और ये आरक्षण जो दिया वो किसको दिया और क्या आरक्षण था? ये आरक्षण जो मिला है ये किसको मिला है? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग बोलें तो मुसलमानों को आरक्षण मिला है। और किस बात का मिला है? कि जो प्रांतीय चुनाव हैं, प्रांत हैं, उन प्रांतों में जो विधानसभा सीटें हैं उन सीटों में रिजर्वेशन किसको दे दिया गया है? तो सबसे पहले अगर पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम आरक्षण कब दिया गया? 1909 के भारत शासन अधिनियम में। और यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि मुस्लिम अब आरक्षण की मांग करेंगे, थोड़े दिन बाद वो अलग राष्ट्र की भी मांग करेंगे। इससे पहले ये अलग होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। लिख दूं इसको? प्रांतीय विधानसभाओं में विधानसभा सीटों में इस आरक्षण में ये हुआ कि जहां मुस्लिमों की आबादी कम है वहाँ मुस्लिमों की सीटें आप कम दे दो, और जहाँ मुस्लिमों की आबादी नहीं है वहाँ मुस्लिमों की सीटें आप बढ़ा दीजिए। जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ मुस्लिम सीटें कम कर दो, जहाँ आबादी नहीं है वहाँ सीटें इन्हें दो। ये कह रहे हैं इस रिजर्वेशन में। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें दिल्ली दरबार, इम्पोर्टेंट, दिल्ली दरबार। अगर मैं बात करूँगी दिल्ली दरबार कितने हुए हैं? क्यों भाई? दिल्ली दरबार कितने हुए हैं? 3। एक तो आपको ध्यान रखना है 1911। कब का ध्यान रखना है? 1911। कितने दिसंबर को हुआ है ये? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर 1911। एक सबसे पहले जो हुआ है वो कब हुआ है? 1877। दूसरा जो हुआ है वो कब हुआ है? 1903 में। ये 1877 में क्या हुआ था? जो दिल्ली दरबार हो रहा है इसमें क्या हुआ है 1877 में? हाँ, कौन सी महारानी आई हैं? एलिजाबेथ। कौन सी आई हैं? एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ भारत आई। और इनके लिए एक उपाधि दी गई इस समय। कौन सी उपाधि दी गई? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। ये उपाधि किस महारानी को दी गई है? एलिजाबेथ। ये 1909 का जो दिल्ली दरबार हुआ है इसमें कौन आया है? एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम
ये दिल्ली आए हैं, इनके लिए भव्य स्वागत हुआ है। और जो तीसरा वाला है, थर्ड दिल्ली दरबार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन भारत आया? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी, कैसे लिखूं इसको, वैसे ही लिख दे, जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी, पत्नी का नाम क्या है? मैरी। ये भारत आए हैं। अब देखो, जब ये भारत आए, दिल्ली दरबार हुआ, यहाँ पे 2-3 काम हुए हैं, उनको ध्यान रखना है। पहला काम, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ है? ध्यान रखना, बंगाल विभाजन रद्द। अब ये रद्द तो हुआ है, लेकिन इस समय भी इसमें जो कौन कौन सा, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र, इनको अलग प्रांत का दर्जा भी दिया है। बंगाल विभाजन को रद्द किया है, और जो असम वाला क्षेत्र है और उड़ीसा वाला, इनके लिए अलग प्रांत का दर्जा दिया है। तो अलग प्रांत का दर्जा जो दिया है, कब दिया है? उड़ीसा व असम को अलग प्रांत का दर्जा दिया। एक तो बंगाल विभाजन रद्द, और दूसरा काम क्या कर दिया, जो उड़ीसा है और असम है, ये अलग प्रांत बना दिए। दूसरा काम सुनो भाई साहब, इस समय एक घोषणा की गई है कि जो राजधानी है वो कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की जाती है? दिल्ली। राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करने की घोषणा की है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली राजधानी कब बनी, तो बनी कब है? 1 अप्रैल 1912। यानी घोषणा कब हुई? 11 में। और दिल्ली राजधानी कब बनी है? 1 अप्रैल 1912 के लिए। बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली पहुंचा दी, 1911 में घोषणा हो गई, और बंद कब गई? 12 में। बंगाल विभाजन हुआ कब है? 1905 में। और रद्द कब हुआ है? 1911 में। जब रद्द हुआ है उस समय असम और उड़ीसा, इनको अलग प्रांत बना दिया है, और जो बंगाल था उस बंगाल को इकट्ठा कर दिया है फिर से। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, राजधानी दिल्ली कब बनी, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 1912 ध्यान रखना है। ये 1 अप्रैल हो सकता है, ये तिथि ना आए, केवल सन आए, सन ध्यान रखना है। एक जरूरी काम और हुआ है इसी दरबार में। इसी दरबार में, दिल्ली दरबार में पहुंचे थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्होंने राष्ट्रगीत सुनाया था। राष्ट्रगान, गीत नहीं है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का दिल्ली दरबार में जो गान किया या सुनाया गया, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रगान जो इन्होंने गाया है, अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में, वो भी 1911 है, लेकिन वो कहाँ का है? कलकत्ता। दिल्ली में जो गाया है वो किसने गाया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन से दिन? 12 दिसंबर। कौन सा है ये? जनगण मन का मंचन किया। अब देखो, जनगण मन राष्ट्रगान का इन्होंने मंचन किया। इस राष्ट्रगान के लेखक पूछे जाएं
रविंद्रनाथ टैगोर। ये राष्ट्रगान जनगण मन किस किताब से, किस ग्रंथ से लिया गया है? गीतांजलि से अवतरित है। गीतांजलि से अवतरित है। राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये वो व्यक्ति हैं, इन्होंने 2-3 राष्ट्रों के राष्ट्रगीत लिखे हैं। एक तो इन्हीं का लिखा हुआ बांग्लादेश में चलता है, अमार सोनार बांग्ला, उसके भी लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में चलता है जन गण मन अधिनायक जय, इसके लेखक भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। होय गो ना, ये नहीं पूछा जाएगा, जो लिख गया वो लिख गया, रहने दो। आगे देखो। अच्छा, हाँ, भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला है? 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। इतना ही रहने दो फिर। सर